हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रीतम कुमार और आज हम पढ़ने वाले एक नया चैप्टर, एक नए जोश और एक नए उत्साह के साथ। चैप्टर का नाम है काइनेमैटिक्स और एक्चुअली मैं बात करूं तो असली फिजिक्स यहीं शुरू होता है। इसके पहले जो वेक्टर था वो बहुत ही बेसिक्स था, लेकिन उसके बिना, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है, उसके बिना कुछ आपका होने वाला है नहीं। तो काइनेमैटिक्स, और अच्छी बात यह है कि इसका थोड़ा सा जिक्र क्लास 9 में भी होगा, लाइक मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में मोशन क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी बातों से आपका पल्ला कभी ना कभी पड़ा होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। ठीक है, तो काइनेमैटिक्स में बेसिकली बच्चा ऐसा है ना, काइनेमैटिक्स के दो पार्ट हैं, एक है मोशन इन वन डायमेंशन, दूसरा है मोशन इन टू डायमेंशन। अगर मोशन इन वन डायमेंशन है तो ये कंपैरेटिवली आसान है, मोशन इन टू डायमेंशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, लेकिन पहले हम जिक्र आसान टॉपिक के बारे में करेंगे जो है मोशन इन वन डायमेंशन। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, पहला चैप्टर का नाम है काइनेमैटिक्स, पहले इसका मीनिंग समझ लो। काइनेमैटिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ मोशन विदाउट स्टेटिंग इट्स कॉज। अगर तुम चाहो तो लिख सकते हो, इट इज अ स्टडी ऑफ मोशन विदाउट स्टेटिंग इट्स कॉज। मतलब कोई व्हीकल मूव कर रही है, कोई गाड़ी चल रही है, क्यों चल रही है, किसने फोर्स लगाया है, कौन सा इंजन काम कर रहा है, क्या हवाओं का प्रेशर है या किसी और वजह से मूव कर रहा है, ये सारा मूवमेंट का जो रीज़न है, ये सारे मूवमेंट का जो कॉज है, जो सारे मूवमेंट का कारण है कि क्यों मूव कर रहा, इसको हम अभी पढ़ेंगे नहीं। ये नेक्स्ट चैप्टर है फोर्सेस, जिसको बोलते हैं डायनामिक्स, उसमें पढ़ा जाता है। मतलब इस चैप्टर में बस ये होगा कि गाड़ी मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, बस वो गाड़ी के मूवमेंट क्यों आया, किसी ने धक्का दिया, किसी ने उसका इंजन काम किया, किसी ने उसको दूसरी गाड़ी ने पुश किया, इनसे हमारा भी कोई वास्ता नहीं है। आई बात समझे? मतलब हमें बस इस बात से मतलब है कि वो गाड़ी मूव कर रही है, कितना सा स्पीड मूव करे, बस वही इंपॉर्टेंट है। क्यों मूव कर रही है, किसकी वजह से मूव कर रही है, वो अभी हम इसके बारे में, अभी इससे हमारा कोई राब्ता नहीं है। ठीक है, अच्छा एक बात मुझे बताओ, अब है उसके बाद दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, एक मोशन और एक रेस्ट। इनका जिक्र क्लास 9 में हुआ था पहली बार। ठीक है, अगर तुमने क्लास 9 में ढंग से पढ़ा होगा तो मोशन में क्या था, रेस्ट और मोशन। मोशन कहते हैं कि बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग द पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। थोड़ा फास्ट हो गया क्या? अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट इज कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग इट्स स्टेट ऑफ इट्स पोजिशन और स्टेट विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। मतलब उसके अपने सराउंडिंग के कंपैरिजन में वो अपना पोजीशन बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। अगर वो बदल रहा है तो मोशन में होगा, अगर वो अपने सराउंडिंग के कंपैरिजन में, अगर सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में वो अपना पोजीशन नहीं बदल रहा है तो रेस्ट पे होगा। ठीक है, क्या एक बॉडी जो मोशन में है वो किसी और के लिए रेस्ट पे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, इसका जिक्र मैं करूँगा आगे, लेकिन यहाँ पे है कि मोशन इन अ वन डायमेंशन। वन डायमेंशन मतलब क्या? याद रखो, मोशन इन वन डायमेंशन मतलब मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। क्या क्या? मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, सीधा रास्ता चलना है। अगर सीधा बॉडी गया है, सीधा मतलब ये नहीं कि वो पीछे मुड़ नहीं सकता है, वो पीछे मुड़ सकता है, लेकिन मतलब वो बस इस स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा, या तो ऐसे जाएगा या तो पीछे आएगा, बस वो ऐसे जाके कर्विलिनियर पाथ में नहीं मूव कर सकता है। अगर वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो वो है मोशन इन वन डायमेंशन। अगर वो कर्व की तरफ मूव कर रहा है, मतलब ऐसे टर्न ले लिया, मतलब XY प्लेन में, अगर किसी प्लेन में मूव कर रहा है तो मोशन इन टू डायमेंशन। अगर वो किसी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो मोशन इन वन डायमेंशन। तो अभी हम जो भी पढ़ेंगे वो क्या होगा? मोशन इन वन डायमेंशन मतलब मोशन अलोंग ओनली अ स्ट्रेट लाइन। गाड़ी सीधा गई, रुकी, ब्रेक लगा, पीछे मुड़ी, वापस आई, ये सही कहानी होगी। कभी गाड़ी 90 डिग्री टर्न ले ली, ये सब पॉसिबल नहीं है। मतलब मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज नोन एज मोशन इन वन डायमेंशन। अच्छा एक बात मुझे बताओ, मैंने बोला अगर कोई बॉडी कॉन्टिन्यूसली अपना पोजीशन बदल रही है तो उसको हम बोले हैं कि बॉडी क्या है? मोशन में है। किसके रिस्पेक्ट में? सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। लेकिन अलग अलग सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में जो बॉडी एक रेस्ट पे है वो दूसरी बॉडी दूसरे सराउंडिंग में हो सकता है कि वही बॉडी मोशन में होगी। मतलब एक बॉडी जो किसी एक ऑब्जर्वर के लिए, ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है उसके मोशन को, अगर एक बॉडी एक ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट पे है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे ऑब्जर्वर के लिए दूसरे सराउंडिंग में भी वो बॉडी रेस्ट पे ही होगी। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनो, और ये एग्जाम्पल्स आपको समझ में आया कि मोशन रिलेटिव कॉन्सेप्ट क्यों है। एक्चुअली कई सारी किताबों में ना इतना सारा जो मैंने बोला आपको उसको एक लाइन में लिख देता है, मोशन इज़ अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। मतलब मोशन रिलेटिव चीज़ों पे डिपेंड करती है, जो इसके लिए है वो ज़रूरी नहीं कि वो उसके लिए भी हो। मतलब बेसिकली ये सिर्फ नज़र पे डिपेंड नहीं करती है, ये बिल्कुल नज़रिए पे डिपेंड करती है ना? ठीक है, जैसे कि मान लो कि बताओ यहाँ पे एक पेड़ है, कैसे लगी मेरी ड्राइंग, है ना? चलो, ये पेड़ है और इसके नीचे एक बालक है, इसका नाम रामलाल।
और यहाँ ना एक बाजू में एक ट्रैक है, रेलवे ट्रैक, और उस रेलवे ट्रैक पे एक ट्रेन दौड़ रही है, ठीक है, स्पीड कंपैरेटिवली कम ही है, ये ट्रेन ऐसे जा रही है, करेक्ट है। अब यहाँ पे इसी पेड़ के ऊपर इसी किसी ब्रांच में एक बंदा है जिसका नाम है श्यामलाल, तो ये रामलाल और ये श्यामलाल, ओके। और इसमें एक विंडो है और विंडो सीट पे एक सुंदर कन्या बैठी हुई है। लड़के खुश हो गए होंगे। ये कौन है? सुंदर कन्या। आज के बाद ये इसके रहेगी, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर ये ट्रेन v स्पीड से मूव कर रही है, अगर ये ट्रेन v स्पीड से मूव कर रही है और अगर इस लड़की ने रामलाल को देखा, तो ये लड़की क्या बोलेगी? रामलाल रेस्ट पे है कि मोशन में है? चलो इस सवाल को रहने दो, इसके अलावा एक और सवाल करते हैं। अच्छा, फॉर द टाइम बीइंग केस 1 ये कंसीडर करो कि जो रामलाल है इस सुंदर कन्या को देख रहा है। तो आप मुझे बताओ, जब रामलाल सुंदर कन्या को देखेगा तो रामलाल क्या बोलेगा कि ये सुंदर कन्या v स्पीड से ट्रेन में आगे जा रही है। मतलब रामलाल के लिए ये सुंदर कन्या किस पे है? मोशन में है कि रेस्ट में है? मोशन में है, ठीक है, फाइन। श्यामलाल क्या बोलेगा? वो भी वही बोलेगा कि हाँ सुंदर कन्या मोशन में है। मतलब इन दोनों के लिए ये मोशन में है। चलो अच्छी बात है। अब मान लो कि अब ये लड़की अगर इस रामलाल को देखेगी तो वो क्या बोलेगी? क्या वो बोलेगी कि रामलाल रेस्ट पे है? जबकि एक्चुअली रामलाल रेस्ट पे है। किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो अब ये सुंदर कन्या रामलाल के बारे में क्या बोलेगी कि रामलाल रेस्ट में है कि मोशन में है? ये बोलेगी कि रामलाल पीछे जा रहा है सेम स्पीड से। देखे हो कि नहीं देखे हो? ऐसा होता है कि नहीं? तुम जब ट्रेन से गुजर रहे होते तो बाजू का जो भी चीज़ है वो तुम्हें लगता है कि सेम स्पीड से वो पीछे जा रही है। इसका मतलब क्या? ये सुंदर कन्या बोलेगी कि रामलाल रेस्ट पे नहीं है, रामलाल v स्पीड से पीछे जा रहा है। आई बात समझ में? मतलब ये रामलाल श्यामलाल के लिए रेस्ट पे है। श्यामलाल इसको देख रहा है, देखे अरे तू तो यहीं पे है। मतलब ये बंदा, इसके लिए ये रामलाल, मतलब श्यामलाल के लिए रामलाल रेस्ट पे है, लेकिन सुंदर कन्या के लिए रामलाल रेस्ट पे नहीं है। मतलब इसका कंडीशन देखो, ये इसके लिए रेस्ट पे है लेकिन ये इसके लिए मोशन में है। इसका मतलब इतना तो कंफर्म है कि ये बंदा किसी एक के लिए रेस्ट पे है तो किसी एक के लिए मोशन में है। मतलब मोशन जो है वो एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। सिमिलरली ये सुंदर कन्या अगर मान लो कि श्यामलाल को देखेगी तो क्या बोलेगा? ये लड़की बोलेगी कि नहीं भैया ये तो रुका हुआ थोड़े, नहीं तो भाग रहा है पीछे v स्पीड से, उसको वही नजर आ रहा है। इसका और वो दिखेगा कि पूरा पेड़ के साथ ही पीछे भाग रहा है। मतलब पेड़ भी भाग रहा है पीछे और बंदा भी सब पीछे भाग रहा है। मतलब ये श्यामलाल इस सुंदर कन्या के लिए मोशन में है, लेकिन यही श्यामलाल इस रामलाल के लिए क्या है? रेस्ट पे है। इसका मतलब है कि ये डिपेंड कर रहा है कि तुम ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हो। मतलब जो नज़र है उसके अलावा इस बात पे भी डिपेंड करता है चीज़ें कि तुम देखने का नज़रिया क्या है। इसलिए नज़रिए बदलो, नज़ारे बदल जाते हैं। चलो बालक, ये तो हो गई कहानी रेस्ट और मोशन की। मतलब एक बंदा रामलाल जो श्यामलाल के लिए रेस्ट पे है, वो इस सुंदर कन्या के लिए क्या है? मोशन में है। इसलिए चीज़ें बदल जाती हैं, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है कि मोशन इन 1D, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा एक बात मुझे बताओ, चलो तुम्हें थोड़ा कंफ्यूज करता हूँ और मैं तुम्हें भरपूर कोशिश करूंगा कंफ्यूज करने का, लेकिन तुम कंफ्यूज मत होना, ठीक है। कह रहा है कि एक बॉडी है जिसकी वेलोसिटी ऐसा है। तुम वेक्टर पढ़ चुके हो, मुझे उम्मीद है कि वेक्टर का बेसिक तुम्हें आता होगा और मैंने ही पढ़ाया है। v1 मान लो कि है 5i कैप, करेक्ट है, 5i कैप। मतलब उसका स्पीड क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड से ये बॉडी कहाँ जा रही है? अलोंग द एक्स एक्सिस, दैट यू नो। बताओ ये मोशन किस में है? 1D में, 2D में कि 3D में? ऑब्वियसली कोई बोलेगा सर ये मोशन 1D में है। क्यों? क्योंकि मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मज़ा आया। अब मान लो कि ये v2 है और इसका स्पीड है 5i कैप प्लस 3j कैप। मतलब x में 5, y में कितना? 3। तो आप मुझे बताओ इसका मोशन किधर है? x में, y में, आई मीन ये मोशन इन 1D है कि मोशन इन 2D है? सोचो। तुम बोलोगे 2D है सर, x में 5, y में 3, मतलब x ऐसे घूम गया है। ठीक है, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग ये क्या है? 2D में है। चलो तुम क्या बोलोगे? एक और वेलोसिटी दूसरे बॉडी का 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, करेक्ट है। तुम क्या बोलोगे? ये x में i, y में j और z में t, मतलब तीनों में घूम रहा है तो मोशन इन क्या होगा? 3D, करेक्ट है। मैक्सिमम बच्चे आंसर यही लिखते हैं, हर साल ऐसा ही मुझे आंसर मिलता है। लेकिन यार डेफिनेशन क्या था?
मोशन इन 1D का मतलब है मोशन इन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन, बस। वो स्ट्रेट लाइन मैंने कभी नहीं बोला है कि वो स्ट्रेट लाइन x में है कि y में है कि ऐसे बाहर कहीं z में है, नहीं, बस स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। मतलब गाड़ी ऐसे जा रही है तो ऐसे ही जाए, गाड़ी अगर ऐसे जाए तो ऐसे ही जाए, गाड़ी ऐसे जाके ऐसे नहीं हो सकती है, ये होना अलाउड नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों और प्यारी बच्चियों, आंसर ये है कि ये सब का सब 1 डायमेंशनल मोशन है। और जब मैं ये कहता हूँ बच्चों के चेहरे पे खामोशी छा जाती है। ये सब के सब किस में है? ये सब का सब 1 डायमेंशनल मोशन है। ज़िंदगी और फिजिक्स बिल्कुल एक जैसा है बच्चा, जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। क्या है कैमरामैन वाले भैया, सही बोला ना मैंने? मतलब ज़िंदगी में और फिजिक्स में थोड़ा सिमिलरिटी जरूर है। यहाँ लग रहा है सबको कि किस में है, ये 2D में 3D में, जी नहीं, ये सब के सब किस में है भाई साहब? 1D में है। अरे सोचो न रे, क्या बोला मैंने? v1 कहाँ है रे भाई? x में 5, y में 0। x में 5 मतलब पहला बॉडी जा रही है ऐसे, चलो 5 मीटर पर सेकंड से भागो भागो भागो। दूसरा बॉडी कहाँ जा रही है? x में 5, y में 3। अरे भाई x में 5, y में 3 मतलब बेसिकली ये ऐसे थोड़े ना गई है, ये तो ऐसे ही गई है ना। ये मोशन है, x में 5, y में 3, वेलोसिटी यही है ना। अरे वेलोसिटी तो ऐसे है ना, ये वाला वेलोसिटी वेक्टर है ना, कितना से 5 और 3 निकाल सकते हो ना, 25 + 9 जो भी आएगा √34, तो ऐसे गई है, ठीक है। अब मुझे बताओ आपकी 3D मोशन ये कहाँ था? x में 5, y में 3, z में 2, मतलब पहले x में 5, y में 3, फिर z में 2, तो ऐसे ऐसे बाहर निकली होगी, तो ये ऐसे बाहर निकली होगी। तो ये वाला या ये वाला सब तो स्ट्रेट लाइन ही है ना भाई। मैंने ऐसा कब बोला कि स्ट्रेट लाइन का मतलब है मोशन अलोंग एक्स एक्सिस? नो, ये स्ट्रेट लाइन किधर भी हो सकता है। अगर मान लो ये बॉडी ऐसा है, सुनो 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 गांव वालों सुनो सुनो, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, तो क्या इधर जाएगा तो ही 1 डायमेंशन होगा? इधर जाएगा तो ही 1 डायमेंशन होगा? नहीं, बॉडी ऐसे गया तो 1 डायमेंशन नहीं है क्या? मैंने क्या बोला? बस कर्व नहीं होना चाहिए, कर्व नहीं होना चाहिए, मोशन अलोंग कर्व नहीं होना चाहिए। मतलब ये है स्ट्रेट लाइन, सही तो बात है। मतलब इसमें मान लो कि x में 5, y में 3, सही है। 5i कैप प्लस 3j कैप इज द इक्वेशन ऑफ अ मोशन इन 1D, नो प्रॉब्लम। बट यस, ये अगर ऐसे जाके फिर ऐसे बदल गया या ऐसे टर्न ले लिया, तब ये क्या होगा? तब यहाँ से 2D शुरू हो जाएगा। 2D में ये घूमना ऐसा अलाउड नहीं है। 2D में आपको स्ट्रेट लाइन में ही जाना है। मैक्सिमम क्या कर सकते हो? स्ट्रेट लाइन में जाकर रुक सकते हो और रुक के फिर वापस पीछे पलट सकते हो। पलटना अलाउड है लेकिन घूमना अलाउड नहीं है। मतलब तुम्हारा रास्ता सीधा रास्ता ही होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन ही होना चाहिए। मुड़ नहीं सकते हो कहीं पे, तुम पलट सकते हो, मुड़ना अलाउड नहीं होता है 1 डायमेंशन में। और वो स्ट्रेट लाइन किधर भी होना चाहिए। ये स्ट्रेट लाइन 1D में हो सकता है, ये स्ट्रेट लाइन 2D में है। देखो यहाँ पे क्या है, 1D में है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, यहाँ किस में है? एक्स और वाई दोनों में, प्लेन में है। मतलब बिल्कुल ये जो मोशन है, ये 1 डायमेंशनल जो मोशन है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये एक लाइन के अलॉन्ग हो सकता है, ये एक प्लेन में हो सकता है, या फिर ये 3D में एक स्पेस में भी हो सकता है। चाहे वो लाइन हो, चाहे प्लेन हो, चाहे स्पेस हो, तीनों में 1 डायमेंशनल मोशन पॉसिबल है। द ओनली डिफरेंस इज that in motion in 1D the body should move along a straight line and this straight line can be oriented in any of the directions possible। समझ में आ गया? पक्का? मतलब ये समझना है। अच्छा मान लो कि बॉडी ऐसा है, कोई बॉडी ऐसे जा रही है, ऐसे डिन 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 डिन, ये कौन सा डायमेंशन है? ये 2D है। क्यों? एक प्लेन में ही है, प्लेन में ही है तो 2D। अगर ऐसे किया डिचिक 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 डी, ऐसे मुड़ गया बाहर, मतलब इसने ऐसे गया और ऐसे प्लेन के बाहर ऐसे निकल गया, ये 3D हो गया। मतलब स्पेस लाइन सब यहाँ पे 3D। मतलब मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज 1 डायमेंशनल मोशन, मोशन अलोंग अ कर्व्ड पाथ इन अ प्लेन इज 2D एंड मोशन अलोंग अ कर्व्ड पाथ इन स्पेस इज 3D। नोट कर नोट कर नोट कर, जल्दी नोट कर रहे भाई। मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज नोन एज 1 डायमेंशनल मोशन, मोशन अलोंग अ कर्व्ड पाथ इन अ प्लेन इज 2 डायमेंशनल मोशन and motion along a curved path in space is known as 3 dimensional motion। इसको लिखो जल्दी। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में है कि ये 2D में 3D में। जी नहीं, बिल्कुल सबको यही कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ ये तीनों का तीनों 1 डायमेंशनल मोशन में है, क्योंकि तीनों एक सेम पाथ में है। मैंने कभी नहीं बोला कि ये स्ट्रेट लाइन सिर्फ अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होना चाहिए, नहीं। ये पाथ, ये स्ट्रेट लाइन किसी भी प्लेन में हो सकता है, प्लेन में हो सकता है, स्पेस में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। कर्विलिनियर पाथ पॉसिबल नहीं है।
मतलब गाड़ी को घूमना अलाउड नहीं है, पलटना अलाउड है, रुकना अलाउड है, थमना अलाउड है, लेकिन घूमना अलाउड नहीं है। चल लिख जल्दी भाई। वेल बालक, जो नया हमारा है वो है पोजीशन वेक्टर। और देखो ये सारी बातें जो बता रहा हूँ ना, वेक्टर हुआ, पोजीशन वेक्टर या फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये सारी बातें मैं वेक्टर में ऑलरेडी करा चुका हूँ, लेकिन जस्ट एज अ क्विक रिवीजन करने के लिए मैं फिर से बता रहा हूँ। जैसे कि मान लो कि एक बॉडी है जो एक प्लेन में है प्लेन में लेकिन वन डायमेंशन। कैसे? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। कंसिडर करो एक बॉडी है जो इस पॉइंट P पे है ना, इस पॉइंट P पे है, जिससे कोऑर्डिनेट क्या है बच्चे, x, y, z। तो आप मुझे बताओ, अगर ये पॉइंट P पे है तो इसका ये है O और ये है P, तो पोजीशन वेक्टर तुम क्या लिखोगे? मान लो कि इसको मैंने नाम दिया पोजीशन वेक्टर r1। तो पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो किसी बॉडी का पोजीशन बताता है उस पर्टिकुलर प्लेन में। तो उसमें पोजीशन जब बताएगा तो कितना होगा, x i कैप। ये सारी बातें मैं कर चुका हूँ, बस रिवीजन के लिए करा रहा हूँ। x y कैप प्लस y j कैप प्लस क्या, z इंटू k कैप। तो ये क्या है r1, ये क्या है r1 मतलब पोजीशन वेक्टर। अगर ऐसा हुआ कि ये पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में वन डायमेंशनल मोशन में मूव कर रहा है, ये r1, ये है मान लो कि डेल्टा r डिस्प्लेसमेंट, और फाइनली वो पहुंच गया q पे, जिसे कोऑर्डिनेट्स हैं x डैश, y डैश एंड z डैश। ठीक है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? अब ये वाला पोजीशन वेक्टर है कि नहीं? तो आप मुझे बताओ ये बॉडी कहाँ से कहाँ गया? ये गया यहाँ से यहाँ। ओके, जब यहाँ से यहाँ गया तो r2 क्या होगा दोस्त? r2 इज इक्वल टू फाइनल क्या होगा? ये मान लो कि r2 है फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो इसी q पॉइंट का फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या, x डैश i कैप प्लस y डैश j कैप प्लस z डैश इंटू क्या, k कैप। तुम्हें बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अच्छा, अब एक बात मुझे बताओ, तो ये है फाइनल पोजीशन वेक्टर, वो है हमारा इनिशियल पोजीशन वेक्टर। क्या ये दोनों तीनों वेक्टर्स हैं? हाँ, तो अगर वेक्टर हैं तो ट्रायंगुलर लगा सकते हैं, बिल्कुल पहले जैसा ही। तो ट्रायंगुलर लगाओ, और इसलिए बता रहा हूँ ना, वेक्टर हर जगह आएगा। देखो, तो r1 प्लस डेल्टा r इज इक्वल टू क्या, r2। r1 प्लस डेल्टा r इज इक्वल टू r2। तो डेल्टा r इज इक्वल टू क्या, डेल्टा r इज r2 माइनस r1। सही बात है, हमने पहले भी देखा इसको, r2 माइनस r1। हमेशा रखना, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल। वैसे डिस्प्लेसमेंट के बारे में जिक्र मैं बाद में करूंगा अभी। तो डेल्टा r को अपन क्या ले सकते हैं वेक्टर के टर्म्स में, r2 जहां पहले था, तो पहले कहां था रे भाई, पहले था वो x डैश y डैश z डैश पे, और बाद में आया था, पहले कहां था, पहले था x y z में और बाद में x डैश y डैश। तो डेल्टा r2 माइनस r1, तो दिस माइनस दिस क्या लिखोगे, x डैश माइनस x इंटू आई कैप प्लस y डैश माइनस y इंटू जे कैप प्लस z डैश माइनस z इंटू क्या, k कैप। मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूँ, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसमें तीनों एक्सिस इन्वॉल्व हैं, i, j एंड k। लेकिन आप मुझे बताइए कि जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, वो डिस्प्लेसमेंट 1D में है, 2D में है कि 3D में है? ऑब्वियसली ये मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन है, और वो स्ट्रेट लाइन किसी भी जगह हो सकता है। इसलिए अगेन दिस इज अ एग्जांपल ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन। मतलब जब तक मुड़ेगा नहीं, भटकेगा नहीं, जब तक वहाँ से कहीं और नहीं जाएगा, वो तब तक हमारा वन डायमेंशन में है। और ये स्ट्रेट लाइन किसी भी एक्सिस में, किसी भी प्लेन में, या आपका स्पेस में भी हो सकता है। ठीक है, चलो इसके बाद बेसिक बातें करते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मुझे उम्मीद है कि अगर नहीं भी पढ़ाऊँ तो भी बच्चे को याद होगा, जो उसने क्लास 9 में पढ़ा था, या उसके पास अभी तक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हो जाती है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट लिखो, कुछ चीज़ें लिखो। डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी वेयर डिस्प्लेसमेंट इज सॉरी फिर से लिखो, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। अगेन एक बार फिर से, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, whereas displacement is the shortest path between initial and final point, and displacement is the shortest path between initial and final points. Next, distance can be positive or zero but never negative.
डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव और जीरो बट नेवर नेगेटिव। और लिखो वेयर एज, इसी में वेयर एज डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। नेक्स्ट, डिस्टेंस इज अ स्केलर वेयर एज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर। Any 2 points, any line joining between 2 points, next, any line joining between 2 points can have infinite distances but a single displacement। मैं बताऊंगा, डरो मत, अभी टेंशन बिल्कुल मत लो, मैं सबका मीनिंग बताऊंगा। Line joining 2 points, distance can have infinite values but displacement is only one and unique। Next, distance has no direction but displacement has, displacement is either equal to or less than distance, displacement is either equal to or less than distance, it can never be more than distance, displacement can never be more than distance। हो गया? सुनो, मैंने बोला कि डिस्टेंस क्या है भैया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फर्क ये है कि डिस्टेंस जो एक्चुअल पाथ कवर्ड है, एक्चुअल पाथ कवर्ड जो एक्चुअल रास्ता है उसका लेंथ है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। फॉर द टाइम बीइंग कंसीडर करो कि एक बंदा है जो ये पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 2 तक गया है, तो 1 से लेकर 2 तक जाने के कितने सारे रास्ते हैं यार, बहुत सारे रास्ते हैं। हो सकता है कि यह यहाँ से ऐसे इस तरह गया, हो सकता है कि यहाँ से इस तरह से गया, हो सकता है कि यहाँ से ऐसे घूम के ऐसे गया, किसी और तरीके जा सकता है। तो जितने भी तरीके आपको दिख रहे हैं, ये है ए बी सी, या कहीं और तरीके से घूम के जाके ऐसे, या ऐसे भी आ सकता है ना, ये पहले आगे गया फिर ऐसे करके पीछे आया, जितने भी तरीके आपको दिख रहे हैं ये सब के सब डिस्टेंस हैं, ये सब के सब क्या है, डिस्टेंस है। लेकिन इन्हीं 2 पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ जो स्ट्रेट लाइन है, जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है, उसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। मतलब ई हमारा क्या है, ई यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है और ए बी सी डी सब के सब क्या है, डिस्टेंस। मतलब डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, डायरेक्ट ऐसे। मतलब ये हमारा क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है, कहाँ से कहाँ, 1 से 2, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। कह रहा है कि तुम कैसे भी चालो, कैसे भी पहुंच जाओ, डिस्टेंस इज ऑलवेज और एट लीस्ट मैक्सिमम इक्वल टू लेस देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, बट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कभी छोटा नहीं हो सकता है। मतलब बेसिकली डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कभी बड़ा नहीं हो सकता है, चाहे जैसे बोलो यार। तुम खुद सोचो ना, अगर सारा पाथ लेंथ को तुम देखोगे तो यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से यहाँ जाना, या फिर चंपकलाल यहाँ से यहाँ जाना, इन सब का लेंथ ऑब्वियसली यहाँ से जब डायरेक्टली यहाँ जाएगा तो इनसे क्या होगा, बड़ा होगा। इसलिए डिस्टेंस इज ऑलवेज और maximum equal to displacement, but distance can never be less than displacement, or in other words displacement can never be more than distance। ठीक है, कह रहा है कि डिस्टेंस का कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता क्योंकि डिस्टेंस स्केलर होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, वेक्टर। वो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली इस पॉइंट को ज्वाइन करेगा, कहाँ से, इस पॉइंट तक। इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट के पास यूनिक डायरेक्शन है, डिस्टेंस के पास कहीं कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, अच्छा एक और मैंने क्या बोला, कह रहा है कि मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों में फर्क ये है कि डिस्टेंस पॉजिटिव हो सकता है, डिस्टेंस जीरो हो सकता है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है। सही बात है, डायरेक्शन है ना, तो अगर ये पॉजिटिव, अगर सामने जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, यही अगर पीछे आता तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता, नेगेटिव। मतलब डिस्प्लेसमेंट हैज डायरेक्शन वेयर एज डिस्टेंस हैज नॉट। मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन है तो अगर आगे जाएगा प्लस एक्स में तो हम लिखेंगे प्लस आई कैप, लेकिन वही जाएगा अगर माइनस एक्स में तो हम क्या लिखेंगे, माइनस आई कैप। लेकिन डिस्टेंस के साथ ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट के पास कहीं कोई डायरेक्शन नहीं है, जबकि डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक्सिस में हो सकता है। ठीक है, अच्छा एक बात बता, तुम जितने भी पाथ लाइन देख रहे हो, जैसे कि मान लो एक बॉडी है, वो ना अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ जा रही है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये है एक पॉइंट, एक ऐसे बॉडी जा रही है अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ, सेमी सर्कुलर पाथ, और यहाँ तक पहुँच गई इस तरह से। अगर यहाँ से यहाँ तक गई है ऐसे, इस रास्ते से गई है, ये 1 और ये 2, इसका मान लीजिए आप कि रेडियस r है। जल्दी से बता दो इसमें डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना। तो यार गई है ऐसे, मतलब हाफ पेरीमीटर, तो हाफ पेरीमीटर, इसी में डिस्टेंस क्या बोलोगे आप बोलोगे साहब कि डिस्टेंस है कितना, ये वाला पेरीमीटर कितना, पाई r। लेकिन इसी में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ साहब, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ कहाँ से कहाँ, देखो इनिशियल कहाँ थी, यहाँ पे,
फाइनल कहाँ गई है, यहाँ पे। तो इन दोनों के सबसे बीच सबसे कम दूरी तो यही है ना, स्ट्रेट लाइन। इसी को कितना लेंथ बोलेंगे हम, 2r। अब खुद बोलो तुम, पाई आर बड़ा कि 2r बड़ा। पाई का वैल्यू होता है 3.1r, 3.14। तो तुम बोलो 3.14 बड़ा कि 2r बड़ा। ऑब्वियसली 3.14 बड़ा है, तो 3.14r बड़ा है। तो मैंने तो वही बोला तुम्हें कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से मैक्सिमम केसेस में बड़ा होता है, या कम से कम वो उसके बराबर होगा। बराबर कब होगा, जैसे कि देखो एक बॉडी है, वो ना यहाँ से यहाँ गई है, बस ये 1 से 2 के पास गई है। तो जब 1 से 2 गई है तो यही डिस्टेंस यही डिस्प्लेसमेंट है, स्ट्रेट लाइन ही गई है ना। ये क्या, यही डिस्टेंस और यही डिस्प्लेसमेंट है। मतलब मिनिमम दोनों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस हमेशा, डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता, और डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। मैक्सिमम केस में दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे कि इस केस में नोट लिख लेना कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या, डिस्प्लेसमेंट। क्यों, क्योंकि दोनों स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, दोनों सेम ही रहने वाले हैं। आई बात समझ में। तो डिस्टेंस वहाँ पे क्या, पाई आर, डिस्प्लेसमेंट क्या, 2r। मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, कंसिडर करो कि यही सेमी सर्कुलर पाथ है, यही बॉडी मूव कर रही है, और सेमी सर्कुलर पाथ में मूव करते करते ये बॉडी कंप्लीट सर्कल बना ली। मतलब जो पाथ है ना वो ऐसा है, ये ऐसा पाथ है, ऐसा कंप्लीट सर्कल बन गया। तो आप मुझे बताओ, अगर ये कंप्लीट सर्कल बना है तो इस कंप्लीट सर्कल में एक बात तो कंफर्म है, बॉडी यहाँ से शुरू की और वापस यहीं पे आ गई, 1 से चली और वापस क्या हुआ, 1 पे आ गई। बताओ मुझे डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना, सोचो, बोलो डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना। यार कितना सिंपल, डिस्प्लेस डिस्टेंस। यार डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी। तो इफ r इज द रेडियस ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ, देन डिस्टेंस विल बी 2πr, एंड व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोल भाई। डिस्प्लेसमेंट इज 0। क्यों, अरे भाई डिस्प्लेसमेंट क्या था, मैंने बोला था कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। जहां से चली और जहां को गई, इन दोनों के बीच की सबसे कम दूरी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो जहां को गई थी वहीं तो आई थी एक सर्कल में, मतलब आफ्टर एवरी रिवॉल्यूशन द डिस्प्लेसमेंट इज 0 एंड द डिस्टेंस इज 2πr। हर रिवॉल्यूशन में, कुछ तो बोलो। 2πr डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या, 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों सेम हो गया। मतलब डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव एज वेल, वेयर एज डिस्टेंस कैन बी ओनली 0 एंड पॉजिटिव। 0 कब, मैं यही हूँ, आज भी यही हूँ, 10 साल बाद भी यहीं पे हूँ, मतलब क्या है, मैं गया ही नहीं कहीं। अच्छा मैं गया नहीं तो मेरा डिस्टेंस क्या हो गया, 0। तो डिस्टेंस मेरा 0 हो सकता है, मैं इधर जाऊं या मैं इधर जाऊं, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि डिस्टेंस के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है। आप ऐसा असाइन नहीं कर सकते हो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, नो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन असाइन होते हैं, प्लस में एक्सिस में तो प्लस पॉजिटिव, माइनस एक्सिस में तो क्या, माइनस। मतलब डिस्प्लेसमेंट हैज अ यूनिक डायरेक्शन, वेयर एज डिस्टेंस हैज नो डायरेक्शन। तुम किधर भी जाओ, तुम 3 मीटर इधर जाओगे या फिर तुम 3 मीटर इधर जाओ, दोनों डिस्टेंस के लिए बात सेम ही है। तो कोई बोलेगा कि मैं 3 मीटर गया, अगर ये बोला सिर्फ तो मतलब वो डिस्टेंस बोल रहा है, उसमें डायरेक्शन उसने ऐड नहीं करा है। तो तुम्हें पता ही नहीं कि बंदा गया किधर, 3 इधर कि 3 उधर कि 3 इधर कि 3 इधर कि 3 ऊपर गया है। ओके, इसका मतलब है कि यूनिक डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ किसके पास होता है, डिस्प्लेसमेंट के पास होता है। और यही रीजन है कि अगर डायरेक्शन है उसके पास, मतलब वो स्केलर नहीं, वो क्या होगा, वेक्टर। ठीक है, लेओन कह रहे। वेल बालक एक काम करते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बाद हम आगे बढ़ते हैं स्पीड की तरफ। और ये भी मैं अभी तक आपको ऐसा नया कुछ नहीं पढ़ाया हूँ, ये सारी बातें वही हैं जो पहले आपको मालूम थी। अच्छा एक बात मुझे बताओ, मैंने बोला कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ऐसा है कि डिस्टेंस कैन हैव मेनी वैल्यूज, बट फॉर एवरी पर्टिकुलर 2 पॉइंट्स द डिस्प्लेसमेंट विल बी यूनिक। कैसे, जैसे कि मैंने इसके पहले एग्जाम्पल किया था, उसमें पाथ ऐसे जा सकता है, पाथ ऐसे आ सकता है, पाथ ऐसे आ सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, एक सिंगल स्ट्रेट लाइन ही होगा जो इनिशियल फाइनल पॉइंट को जोड़ेगी। ठीक है, अच्छा एक बात मुझे बताओ, स्पीड का डिफाइन करो भैया, क्या है स्पीड। तो मुझे बताओ, आपको पता है कि स्पीड v इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यही है ना। स्पीड इज बेसिकली डिस्टेंस बाय टाइम, और ये बात तो हमें पहले भी मालूम थी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, रफ्तार इज इक्वल टू दूरी बाय वक्त। ठीक है, तो अगर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो यहाँ से हमने ये भी नहीं कहा था कि वक्त इज इक्वल टू दूरी बाय रफ्तार, है ना। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस को मैंने डिनोट किया s से और टाइम को किससे, t से। एक्चुअली जो स्पीड है ना, इसमें 2 टाइप होता है। ठीक है,
जितने भी आप स्पीड जानते हो। अच्छा मुझे बताओ, अगर ये स्पीड है डिस्टेंस बाई टाइम, तो इसका यूनिट क्या होगा बच्चे? यूनिट डायमेंशन जल्दी बोलो। यूनिट स्पीड का, स्पीड है क्या? डिस्टेंस वेलोसिटी, आई मीन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा बताओ मुझे? डिस्टेंस का यूनिट मीटर, और इसका क्या? टाइम का सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ? या फिर मीटर पर सेकेंड आप ऐसे भी लिखते हो, ठीक है। अगर किसी ने बोला कि बताओ डायमेंशन क्या होगा, तो स्पीड का डायमेंशन तुम क्या बोलोगे? सो बेसिकली डायमेंशन इज वेलोसिटी, आई मीन स्पीड का डायमेंशन इज इक्वल टू डिस्टेंस l डिवाइड बाई टी। तो ये क्या होगा बताओ मुझे? ये होगा LT माइनस 1। सो डायमेंशन LT माइनस 1। अच्छा एक बात मुझे बताओ, अब आता है टाइप। एक्चुअली स्पीड दो तरीके का होता है। तो पहला टाइप है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंट नाम से क्लियर है, इंस्टेंटेनियस स्पीड एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, स्पीड एट ए पर्टिकुलर टाइम। और दूसरा क्या है? एवरेज। तो एवरेज स्पीड एंड दूसरा क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये है हमारा क्या? एवरेज, और ये हमारा है इंस्टेंटेनियस। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तो बच्चा ऐसा है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड का डेफिनेशन लिखो कि इट इज द स्पीड एट ए पर्टिकुलर टाइम, इट इज द स्पीड एट ए पर्टिकुलर टाइम, वेयर एज एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम। क्या बोला मैंने? जैसे कि नाम से क्लियर है, इंस्टेंटेनियस, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, पर्टिकुलर सेकंड पे। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा हुआ कि मान लो कि तुम नांदेड़ से हैदराबाद गए, और नांदेड़ से हैदराबाद तुम गए बाइक से, ठीक है। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हारा पूरी जर्नी में स्पीड सेम ही रहेगा? क्या तुम कभी ब्रेक नहीं मारोगे, कभी रुकोगे नहीं, कभी स्पीड तुम्हारा ज़्यादा नहीं करोगे, कभी स्पीड कम नहीं करोगे? ये सब करोगे ना। इसका मतलब है कि हर सेकंड पे तुम्हारा स्पीड वेरी कर रहा है। तो जैसे कि मान लो कि 15th सेकंड पे यहाँ से शुरू किया और 15वां सेकंड पे तुम्हारा स्पीड हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है कि 15th सेकंड पे, 15वां सेकंड पे तुम्हारा स्पीड था 60 किलोमीटर पर आवर। ये तुम्हारा है इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। अच्छा, और किसने बोला कि 60 सेकंड पे कितना था? तो 60th सेकंड पे 1 घंटे के बाद तुम्हारा स्पीड 0 था, तुमने गाड़ी रोकी थी। इसका मतलब कि अलग अलग वक्त पे जो स्पीड अलग अलग हुआ, इसका नाम है इंस्टेंटेनियस स्पीड। लेकिन किसी ने बोला कि बताओ तुम यहाँ से हैदराबाद गए और तुम्हें पहुँचने में 10 घंटे लगे, और ये दूरी 300 किलोमीटर थी, और तुम्हें टाइम लगा मान लो कि 10 घंटे। तो किसी ने पूछा कि बताओ तुम कितना एवरेज स्पीड से आए हो? तो तुम हर पॉइंट का तो स्पीड नहीं बोलोगे, क्योंकि वो स्पीड तुम्हारा हर पॉइंट पे चेंज हुआ है। तो तुम क्या बोलोगे? एक एवरेज बोलोगे कि एवरेज कितना तुमने स्पीड कवर किया। तो वो एवरेज स्पीड कितना होता है मैं निकालूंगा बाद में, लेकिन पहले सुन लेते हैं कि पहला क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। ध्यान देना बच्चे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक्चुअली इंस्टेंटेनियस स्पीड का डेफिनेशन होता है इट इज द स्पीड एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। मतलब VIN, V इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू क्या होता? वही है S/T, डिस्टेंस बाय टाइम। लेकिन कब? जब टाइम बहुत ही छोटा हो, टाइम T टेंड्स टू 0। एक्चुअली इसी को हम बोलते हैं DS/dt, वेयर S इज डिस्टेंस एंड T इज टाइम। मतलब अगर बहुत ही छोटा सा टाइम लोगे, मतलब हर पॉइंट पे अगर चेंज करेगा, तो स्पीड होगा DS/dt। जैसा कि मैंने कहा है कि बेसिक मैथ्स, बेसिक डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, काइनेमेटिक्स में इनफैक्ट हर जगह भर भर के आने वाले हैं। तो आपको इस चैप्टर का ज्ञान, मतलब बेसिक मैथ्स का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है अगर तुम काइनेमेटिक्स पढ़ना चाहते हो। तो मतलब ये हुआ हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इसके बाद सवाल है कि व्हाट इज एवरेज स्पीड। देख लो भैया, एवरेज स्पीड नाम से क्लियर है। जैसा कि मैंने इसका बारे में एक बार डेफिनेशन मैंने बोला भी था कि एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज, तुम चाहो तो डेफिनेशन लिख भी सकते हो, एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज the ratio of total distance covered by total time taken for the same. Average speed is defined as the total path covered divided by total time taken. मतलब जो average speed है वो होगा total distance, कितना दूरी उसने तय की, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस, total distance covered by total time, total distance covered by क्या रे बच्चा? total टाइम। तो इसमें क्या तुम बोलोगे? V एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा S बाई डेल्टा T। करेक्ट है? V एवरेज व्हाट?
डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। जैसे कि मान लो जो एग्जाम्पल मैंने लिया था कि यहाँ है नांदेड़ और एक बंदा नांदेड़ से कहाँ तक गया, हैदराबाद। अच्छा एक बात मुझे बताओ, तो ये नांदेड़ से हैदराबाद गया, मैंने बोला कि ये मान लो कि रफली दूरी कितनी थी बच्चे, 300 किलोमीटर, और बंदा कितना टाइम लगाया, बंदे ने टाइम लगाया ओवरऑल 10 आवर्स। लेकिन क्या जब वो बंदा नांदेड़ से हैदराबाद के लिए निकला होगा तो क्या उसका हर पॉइंट पे स्पीड सेम होगा? नहीं, हर पॉइंट पे स्पीड अलग अलग होगा। कभी हो सकता है कि उसकी बाइक 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी चली होगी, कभी होता है कि उसका उसमें ब्रेक लगा होगा और उस बाइक की स्पीड 0 या 1 2 3 स्पीड में भी चल रही होगी। तो हर पॉइंट पे इसका स्पीड चेंज हुआ, तो जिस पॉइंट पे जो स्पीड है उस टाइम पे उस स्पीड को बोलते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड। जबकि इसका एवरेज स्पीड अगर तुम निकालोगे तो तुम, और वही तुम बोलते भी एक्चुअली डे टू डे लाइफ में वही बोलते हो कि तुम इतना स्पीड से आए तुम, तो एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर बाई टोटल टाइम टेकन इज 10 आवर्स, मतलब तुम्हारे बाइक की एवरेज स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अगर तुम्हारे बाइक की स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी बाइक हमेशा 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ही चली है। इसका मतलब ये नहीं है, नहीं, तुम्हारी बाइक की स्पीड कभी 100 120 भी होगी और कभी तुम्हारी स्पीड 0 भी होगी, मतलब वो हर पॉइंट पे चेंज किया होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, एक एवरेज निकालते हैं, और वो एवरेज क्या देता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम। इसका भी यूनिट वही होगा मीटर पर सेकंड, यहाँ पे किलोमीटर आर में था तो किलोमीटर पर आवर। जल्दी से बताओ, कन्वर्जन याद है ना, कन्वर्जन याद है ना कैसे करते हैं? देखो 1 जैसे कि मान लो कि x किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है, x किलोमीटर पर आवर, इसको हमें कन्वर्ट करना है किस में, मीटर पर सेकंड में। तो x किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर को कैसे करोगे मीटर में कन्वर्ट, इनटू तुम मल्टीप्लाई किससे करोगे, 1000 मीटर से, और 1 आवर को तुम क्या करोगे 3600 सेकंड से। तो ये क्या बन जाएगा, ये मीटर और ये क्या सेकंड, मतलब बेसिकली ये 0000 कैंसिल, ये क्या 5 और ये क्या 18। मतलब हम तुम करते क्या हो, अगर तुमको मैं रफली बताऊं कि किलोमीटर, आई थिंक ये मुझे बताने की आवश्यकता है भी नहीं, बच्चे को याद ही रहता है कि अगर मान लो कि तुम्हारे पास x किलोमीटर पर आवर है, तुम्हें उसे कन्वर्ट करना है किस में, मीटर पर सेकंड में, तो तुम क्या करोगे, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, तो जो भी आंसर y आएगा वो किस में आएगा, मीटर पर सेकंड। सिमिलरली अगर किसी का स्पीड x मीटर पर सेकंड है, तुम उसको मल्टीप्लाई करते हो 18/5 से, तो वो क्या बन जाएगा, कुछ और वैल्यू, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे p रखो, तो ये क्या हो जाएगा, q किलोमीटर पर आवर। मतलब मेरा बेसिकली समझाने का मोटो बस यही है कि अगर किलोमीटर पर आवर को तुम्हें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो भाई मल्टीप्लाई करो 5/18 से, और अगर किसी मीटर पर सेकंड को, स्पीड अगर मीटर पर सेकंड में है, उसको अगर तुम्हें कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको 18/5 से। ये बातें जनरली बच्चे को याद होती है, ठीक है। हाँ जी, एक बात मुझे बताइए, क्या एवरेज स्पीड या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्या इसके पास कोई भी डायरेक्शन होगा? नहीं, इनफैक्ट स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं होता है, क्योंकि होता क्या है भाई साहब, डेफिनेशन क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस भी स्केलर, टाइम भी स्केलर, तो दो स्केलर नंबर का डिवीजन भी क्या होगा, स्केलर ही होगा। सही बात है, 5/3 स्केलर ही तो है, 2 नंबर का डिवीजन यार, सिंपली अलजेब्रा है वो, ठीक है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, जैसे कि किसी ने बोला कि एक पाथ जो है ऐसे गया, एक बॉडी जो है ऐसे गई, कैसे, सर्कुलर पाथ में, और इसका स्पीड v था, क्या था, स्पीड v, तो हर जगह इसका स्पीड सेम रहा, हर जगह इसका स्पीड सेम रहा। तो इस केस में क्या होगा, अगर हर जगह स्पीड सेम है तो ऑब्वियसली तुम कह सकते हो कि जो इसका इंस्टेंटेनियस स्पीड है हर टाइम पे वो इसका एवरेज स्पीड के बराबर है। सही बात है, कहीं बदला ही नहीं वक्त, कहीं नहीं बदला, जब कहीं नहीं बदला तो क्या लिखोगे तुम। अच्छा एक बात बताओ, एवरेज डिस्टेंस क्या बोलोगे, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टोटल पाथ, कितना है, टोटल पाथ πr डिवाइड बाय टाइम, कितना, मान लो कि टाइम t लगा, तो इसका जो एवरेज स्पीड है वही क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि भाई साहब इसका स्पीड कहीं चेंज ही नहीं हुआ। अगर ऐसा होता है कि बॉडी मूव करती है सेमी सर्कुलर पाथ में, और सेमी सर्कुलर पाथ में मूव करते समय उसका स्पीड अगर कहीं भी नहीं बदलता, कहीं नहीं बदला, सेम ही स्पीड से ऐसे गाड़ी उठाई और बस सेम स्पीड से चल दी यहाँ से वहाँ तक, तो अगर सेम स्पीड से बॉडी चली है तो उसका हर पॉइंट पे स्पीड क्या रहेगा, सेम रहेगा, मतलब उसका हर पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस स्पीड भी सेम रहेगा, और उसका टोटल पाथ में भी क्या होगा, टोटल जर्नी का एवरेज स्पीड वही होगा जो उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड है, ठीक है। तो इस बात को याद रखना कि अगर हर पॉइंट पे गाड़ी का स्पीड सेम, तो दोनों टाइप ऑफ स्पीड जो होते हैं ये दोनों क्या होते हैं, सेम होंगे। लेकिन ये सिर्फ तभी होंगे जब
हर पॉइंट पे क्या होगा, गाड़ी का हर पॉइंट पे स्पीड क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, गाड़ी कहीं अपना मोशन नहीं बदली है, कहीं रिटार्ड, कहीं एक्सेलरेट नहीं हुई है, तो उस केस में इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू क्या, एवरेज स्पीड। आ रही बात समझ में, कोई तकलीफ? बिल्कुल प्यार से बता रहा हूँ, धीरे धीरे एकदम। कैसे बताया मैंने, किलोमीटर पर आवर कैसे कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड कैसे कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर पर आवर में, ये सारी बातें बहुत पुरानी है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सबको पता होगा, ठीक है, इतना लिखो, बाकी बातें अभी करते हैं हम लोग। बच्चे मैंने आपको अभी ये बताया कि जो एवरेज स्पीड होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम, ठीक है। उस पर 2 सवाल बहुत बढ़िया सवाल करते हैं। भाई साहब कहानी ऐसी है कि एक गाड़ी है और ये इसको यहां से ना फाइनली यहां तक जाना है, ये इसका फाइनल डेस्टिनेशन। बालक इसमें कहानी ऐसी है कि ये टोटल जो डिस्टेंस है, उस टोटल डिस्टेंस का जो आधी दूरी है, इसको मान लेते हैं x, ये आधी दूरी ट्रैवल करती है कांस्टेंट स्पीड v1 से और रिमेनिंग आधी दूरी कवर करती है v2 से। मतलब ये दोनों हाफ डिस्टेंस, पहला हाफ डिस्टेंस कवर करती है v1 स्पीड से और दूसरा हाफ डिस्टेंस ट्रैवल करती है v2 स्पीड से। आपको ये सवाल पूछा गया है कि फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ दिस कार इन दिस जर्नी। अब प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे पता करते क्या हैं, वो ये सोचते हैं कि सर आप बचपन से हमने सीखा था कि जब भी हमें एवरेज निकालना होता है तो हम एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं कि जितने भी स्पीड होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कर देते हैं, टोटल सम ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, और बच्चा जो है फटाफट आंसर बोल देता है कि सर पहले v1 था बाद में v2 हो गया तो सर एवरेज हुआ v1 प्लस v2/2, और ये बिल्कुल ही गलत जवाब है। वैसे थोड़ा निकालते हैं, मैंने आपको फॉर्मूला बताया भाई। एवरेज स्पीड होता क्या है, एवरेज स्पीड इज बेसिकली टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम, तो ये तरीका गलत है। नाउ अब सुनो यहां से कि करेक्ट मेथड क्या है। एक बात मुझे बताओ कि जब भी तुम्हें करेक्ट मेथड जानना होगा तो सुनो कि हमें निकालना क्या है। भाई साहब हमें निकालना है एवरेज स्पीड, और अगर हमें एवरेज स्पीड चाहिए तो आप मुझे बताओ कि एवरेज स्पीड क्या होता है। अपन तरीके से जाते हैं, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। यस, एवरेज स्पीड क्या होता है बच्चे, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। इसका मतलब है एक बात तो कंफर्म है कि टोटल डिस्टेंस इस पूरे जर्नी में व्हीकल का, आप मुझे बताओ कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ यार। तो ये x है और ये क्या है, x है, तो इसका मतलब है कि टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना, 2x डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। कितना वक्त लगा इस कार को यहां से यहां जाने में। तुम बोलोगे टाइम तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन सही बात है नहीं दिया हुआ, लेकिन स्पीड तो सेम ही है ना। तो स्पीड अगर सेम है तो हमें मालूम है कि वक्त इज इक्वल टू दूरी बाय रफ्तार, तो इसमें टाइम कितना लगेगा गाड़ी को यहां से यहां जाने में, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि देखो यहां से लेकर यहां तक पहले हाफ दूरी का डिस्टेंस तो फिक्स्ड है, x है, और स्पीड भी फिक्स्ड है, तो वक्त इज इक्वल टू दूरी बाय रफ्तार, वक्त इज इक्वल टू दूरी बाय रफ्तार। अच्छा, सेम सवाल अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ अदर हाफ को करने में कितना टाइम लगा, तो यहां से यहां, तो ये वक्त इज इक्वल टू दूरी सेम, दोनों की दूरी सेम ही है, बाय रफ्तार कितना, v2, करेक्ट है। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे आप टोटल जब आपको निकालना होगा टोटल टाइम, तो आप क्या लिखोगे, t1 प्लस t2। t1 यहाँ से यहाँ जाने में, मतलब यहाँ से जाने में टाइम लगा t1, यहाँ से आने में टाइम लगा t2, तो t1 प्लस t2 क्या होगा, ये होगा x बाई v1 प्लस x बाई v2। इसका मतलब है कि 2x डिवाइडेड बाई, सुनो यहाँ एक मोटी लाइन है, डिवाइड बाई क्या, v1 प्लस v2। अपन एक काम करते हैं कि v1 और v2 को कॉमन लेते हैं, तो अगर v1 v2 को तुम कॉमन ले लोगे एलसीएम में, तो यहाँ बचेगा x इंटू v2 प्लस x इंटू v1। इसका मतलब है बताओ मुझे एवरेज स्पीड कितना होगा यार, एवरेज स्पीड होगा 2x इंटू v1 इंटू v2 डिवाइड बाई x कॉमन लोगे तो v1 प्लस v2, x ने x को कैंसिल कर दिया, बचा आपके पास एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, एक बात सुनो, करना क्या ना, ये जो थ्योरम, ये जो फॉर्मूला आया 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, ये कब आया, जब मैंने ये क्वेश्चन दिया कि पहला हाफ दूरी ट्रैवल किया v1 से और दूसरी हाफ दूरी ट्रैवल किया v2 से, तो आप मुझे बताओ कि एवरेज स्पीड क्या है। ठीक है, ये तरीका तो आपको समझ में आया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट यार ये है ना कि तुम एज ए फॉर्मूला, एज ए स्टेटमेंट ये चीज़ याद ही रखो।
कि जब कोई गाड़ी है पहला हाफ दूरी ट्रैवल करती है v1 से, दूसरा हाफ ट्रैवल करती है v2 से, उस डिस्टेंस को अगर इक्वल डिवाइड में डिवाइड करते हैं तो स्पीड v1 v2 होता है, तो उस केस में एवरेज स्पीड हमेशा कितना आता है 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। तुम इसको याद कर लो, है ना, ठीक है। अब ऐसा ही मैं एक और सवाल दे रहा हूं, एवरेज स्पीड निकालने का ही है, ध्यान से सुनना सबको ही। यार सवाल ऐसा है कि एक गाड़ी है, पहला हाफ डिस्टेंस ट्रैवल करती है v1 से और दूसरा हाफ डिस्टेंस ट्रैवल करती है v2 से। अब सवाल ऐसा है कि पहला हाफ टाइम ट्रैवल करती है v1 से और वही दूसरा हाफ ट्रैवल करती है v2 से। चलो बोलो, और फाइनली गाड़ी यहां होती है, ये है A, ये B इंटरमीडिएट, ये C। तुम सवाल समझ लो क्या बोला मैंने। देखो पहले क्या था कि पहले आधा दूरी v1 से फिर आधा दूरी v2 से। अब क्या है, पहले आधा टाइम v1 से फिर आधा टाइम जर्नी का v2 से। मतलब पहले टोटल डिस्टेंस का हाफ v1 से, अदर हाफ v2 से। अब टोटल टाइम ऑफ ट्रैवल, टोटल टाइम ऑफ जर्नी, उसका हाफ v1 से, उसका दूसरा हाफ v2 से। ठीक है, फिर से वही सवाल बच्चों, फाइंड v एवरेज। चलो तुम खुद करो। अगर चाहो तो तुम स्क्रीन को पॉज करके खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो, नहीं तो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। देखो तुम्हें सवाल में डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया। पहला क्या है, टोटल डिस्टेंस का हाफ v1 से और फिर अदर हाफ v2 से। यहाँ पे क्या है, टोटल टाइम का हाफ v1 से फिर अदर हाफ v2 से। मतलब मान लो कि 500 किलोमीटर जाना है, तो 500 में पहले 250 किलोमीटर गया मान लो कि v1 से, तो दूसरा हाफ कितना जाएगा, दूसरा 250 किलोमीटर v2 से। लेकिन वो क्या है, टोटल टाइम ऑफ ट्रैवल अगर 10 घंटा है तो 10 घंटे में पहला 5 घंटा ट्रैवल किया है v1 से, दूसरा 5 घंटा ट्रैवल किया है v2 से। तो v एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस दूरी सही जाए ना, दूरी इज इक्वल टू क्या, वक्त इंटू रफ्तार। दूरी इज इक्वल टू वक्त इंटू रफ्तार। तो दूरी x इज इक्वल टू v1 इंटू t/2, v1 इंटू t/2। अरे समझा कि नहीं समझा, रे बोलना। दूरी इज इक्वल टू v1 इंटू t/2 प्लस दूसरा v2 इंटू t/2 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम ऑफ ट्रेवल t/2 प्लस t/2 t। यही है ना पहला दूरी। ये मत बोलना, कत्ल कर दूंगा मैं तुम्हारा, कि अगर स्पीड v1 रहा और अगर टाइम सेम है, दोनों इक्वल टाइम है, तो दोनों का डिस्टेंस भी इक्वल होगा। नहीं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड अलग है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। टाइम भले ही सेम है लेकिन स्पीड अलग है, जिसकी वजह से दोनों का डिस्टेंस भी क्या होगा, अलग होगा। तो बोलो मोहनलाल क्या आया, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, देखो 2 एक काम करो, t/2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, v1 प्लस v2 डिवाइड बाई t ने t को कैंसिल कर दिया। आप मुझे बताओ v एवरेज क्या आया। v एवरेज है v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, कितना एवरेज स्पीड। तो क्या हमेशा वो आंसर आता है क्या, नहीं। देखो पहले अगर पहला हाफ v1 से दूसरा हाफ v2 से, तो एवरेज स्पीड कितना 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। लेकिन वही अगर पहला हाफ टाइम v1 से दूसरा हाफ टाइम v2 से, तो एवरेज स्पीड इज v1 प्लस v2 बाई 2। मतलब ये एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको याद हो गया होगा। पहला हाफ v1 से दूसरा हाफ डिस्टेंस v2 से, टोटल एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड कितना 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, और पहला हाफ t1 से दूसरा हाफ अगर t2, पहला हाफ टाइम v1 से दूसरा हाफ टाइम v2 से, तो एवरेज स्पीड इज v1 प्लस v2 बाई 2। इसको एज ए सॉल्यूशन तो समझना ही है, इसको एज ए मैटर ऑफ फैक्ट याद कर लो आप, है ना। ये आपको एक्सप्रेशन ऐसा करो, आपको एक्सप्रेशन ही पूरा याद हो जाए, रिजल्ट ही याद हो जाए। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आजा चमनलाल, यहाँ लिख लेता हूँ। देख भाई, नेक्स्ट टर्म है हमारा वेलोसिटी। कई बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम है। अरे भैया, हर जगह ज़रूरी नहीं है कि गंगाधर ही शक्तिमान हो, यहाँ पे नहीं है, हर जगह सेम नहीं है वो। वेलोसिटी क्या है, देखो वेलोसिटी पहली बात है कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर। वेलोसिटी इज अ वेक्टर एंड वेलोसिटी इज डिफाइंड बाय, वेलोसिटी इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ओहो वेलोसिटी, अच्छा मुझे बता, स्पीड निगेटिव होता है क्या, सोचो सोचो, स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव।
बिकॉज स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम एंड डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव, टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव। हाँ, वक्त कभी नेगेटिव नहीं होता, वक्त खराब हो सकता है, किसी किसी का वक्त खराब हो जाता है, लेकिन वक्त कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब कि स्पीड हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, लेकिन वेलोसिटी के बारे में क्या ख्याल है, क्या वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है? हाँ, हो सकता है। वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो, वेयर स्पीड कैन बी ओनली पॉजिटिव और जीरो। और स्पीड जीरो, गाड़ी चल ही नहीं रही है, आज भी यहीं था, कल भी यहाँ था, परसों भी तुम्हारे लिए मैं यहीं रहूँगा, वाओ। तो वेलोसिटी इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सो वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। कैन वेलोसिटी बी एवर मोर देन स्पीड? सोचो सोचो सोचो, नहीं, velocity can never be more than distance. Velocity can never be more than a speed, because speed is distance by time and velocity is displacement by time. So displacement is less than speed, less than distance, displacement is less than distance, so velocity will also be less than speed. In maximum case both can be same if they are traveling in the same straight line. बट वेलोसिटी जैसे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, वैसे ही वेलोसिटी भी कभी स्पीड से बड़ा नहीं हो सकता, यह हमेशा छोटा रहेगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट मान लो कि x है और टाइम क्या है t, बट x किस में रहेगा, डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो ये इसके बाद सीधा यहाँ पहुँच जाना, ठीक है, कहीं बीच में भटक मत जाना। मगर भटके तो याद आया, भटकना भी ज़रूरी था, मोहब्बत भी ज़रूरी थी और बिछड़ना भी ज़रूरी था। v एवरेज इज v1 प्लस v2 बाई 2। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ भी सेम राम कहानी। नोट, कुछ बातें मैं लिखवा दे रहा हूँ। पहली बात है कि वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और ज़ीरो, बट स्पीड कैन बी ओनली पॉजिटिव एट ज़ीरो। क्या कहते हो, सही है? बट स्पीड कैन बी ओनली पॉजिटिव और ज़ीरो, करेक्ट है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, मैं मैग्नीट्यूड इसलिए लिखा क्योंकि उसमें डायरेक्शन भी होता है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड विल बी आइदर लेस देन और इक्वल टू स्पीड, बट इट कैन नेवर बी मोर देन स्पीड, करेक्ट है। ये स्पीड से कभी, और क्या, वेलोसिटी हैज़ क्या, डायरेक्शन। वेलोसिटी के पास क्या होता है, वेलोसिटी हैज़ डायरेक्शन बट स्पीड हैज़ नॉट। वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होता है बट स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं होता है। अच्छा, एक बात मुझे और बताओ, कुछ और डिफरेंसेस क्या तुम क्रिएट कर सकते हो, खुद से लिख सकते हो? सोचो सोचो, क्या आएगा? वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, जीरो होगा, बट स्पीड हमेशा सिर्फ जीरो और पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव नहीं होगा। वेलोसिटी का डिस्प्ले, अच्छा, वेलोसिटी किस केस में स्पीड के बराबर होगा? सोचो तो, जब दोनों स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगे, तो जब स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगे तो जो इस केस में डिस्टेंस है, जो इस केस में डिस्टेंस है, वही इसी केस में क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। और अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम है तो इस केस में वेलोसिटी और स्पीड सेम होंगे, लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तुम्हें लग रहा हो कि मैं बार बार ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, इसलिए ना क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होता है, तो जब डायरेक्शन होता है ना, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, मैग्नीट्यूड लूंगा। तो इस केस में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्पीड के बराबर। जैसे स्पीड में दो टाइप था, एक था इंस्टेंटेनियस, दूसरा था एवरेज, वैसे ही वेलोसिटी में भी दो टाइप है, एवरेज वेलोसिटी एंड क्या, इंस्टेंटेनियस। एक बात ना याद रखो, जहां भी स्पीड में डिस्टेंस था, तुम्हें वेलोसिटी में हर जगह उसको रिप्लेस करना है डिस्प्लेसमेंट से, और दोनों सेम हो जाएगा फिर। ठीक है, सारी बातें तुम्हें समझ में आ जाएंगी अगर तुम ये करना सीख जाओगे तो। ओके, लेउन क्या रे, वेल बालक, तो आते हैं, जैसे कि दो टाइप, स्पीड का भी दो टाइप था, वैसे वेलोसिटी का भी दो टाइप है। पहला टाइप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दूसरा एवरेज। बिल्कुल जैसे वहां था ना वैसे यहाँ भी है, बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है। तो बोलो रे मोहनलाल, क्या है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? चलो बोलो भैया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? नाम से क्लियर है, इट इज द वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसका वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू है तो x बाई टी ही, लेकिन टाइम क्या आएगा, लिमिटिंग टाइम बहुत जीरो आएगा, मतलब बिल्कुल छोटा टाइम, क्योंकि हर पॉइंट पे चेंज कर रहा है। इसी को हम बोलते हैं v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। तुम देखो मैं हर जगह ना एरो दे रहा हूँ, एरो कहाँ आता है, वेक्टर में आता है, इसलिए तो क्या है, वेलोसिटी भी वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। ठीक है, चलो मैं इसमें सवाल बहुत सारे कराऊंगा, तुम चिंता की बात मत करो। जैसे कि क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हर पॉइंट पे सेम रहेगा? नहीं, चेंज होगा, क्योंकि जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बदलेगा, मैंने बताया ना, कोई बॉडी है पहले फास्ट गई, फिर स्लो गई, फिर फास्ट गई, फिर स्लो गई, तो उसका क्या होगा, हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज होगा।
तो इस तरह जैसे कि मान लो कि तुमसे एक सिंपल सी बात कहता हूँ कि मान लो कि एक बॉडी है जो x में मूव कर रही है अलॉन्ग द एक्स एक्सिस और उसके मूवमेंट का इक्वेशन है 2t स्क्वायर मीटर्स। सुनो सवाल पहले क्या है। एक बॉडी है जो अलॉन्ग x जा रही है और अलॉन्ग x जा रही है और उसका इक्वेशन है 2t स्क्वायर वेयर t इज टाइम। तो क्या इक्वल टाइम पे क्या क्या सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रही है? नहीं। 1 सेकेंड में ओनली 2 मीटर, लेकिन 2 सेकेंड में देखो 8 मीटर। 2 पुट करो ना, t इज इक्वल 2 पुट करो तो कितना आएगा? 8 मीटर। मतलब उसका स्पीड हर जगह सेम नहीं है, उसका वेलोसिटी हर पॉइंट पे बदल रहा है। तुमसे पूछा कि भैया बता दो कि फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। एकदम सिंपल एग्जांपल क्या है, बहुत बहुत सिंपल। बोलो बच्चे, वेलोसिटी क्या होता है? dx बाई dt। देखो अगर तुम्हें ना कोई पूछे किसी पर्टिकुलर सेकंड पे बताओ, 1 सेकंड पे कितना, 3 सेकंड पे कितना, 5 सेकंड पे कितना, 4 सेकंड पे कितना, तो इसका मतलब है वो तुमसे पूछ रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो वो क्या हो गया? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बट तुमसे कोई बोला कि फाइंड द वेलोसिटी इन द होल जर्नी और फाइंड वेलोसिटी इन द हाफ ऑफ इट जर्नी, तब क्या पूछा तुमसे? एवरेज। अगर नहीं लिखा रहा है तो ऐसे करने का, ठीक है। वेलोसिटी इक्वल dx बाई dt। ओके, बेसिक मैथ्स मैंने तुम्हें पढ़ाया है, dx बाई dt x इज इक्वल टू क्या? 2t स्क्वायर। अगर ऐसा है तो v इज इक्वल टू क्या? d बाई dt ऑफ 2 तो बाहर आएगा। सिंपल डिफरेंस करना आता है ना भैया, तो 2 बाहर, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t मीटर्स पर सेकेंड। तो वेलोसिटी का इक्वेशन क्या आएगा? वेलोसिटी का इक्वेशन आएगा 4t मीटर्स पर सेकेंड। 4t, तो नाउ अगर ये 4t है तो v एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ये इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी है। तो t इज इक्वल टू 1 पे t इज इक्वल टू 1 पुट करो तो v क्या आएगा? v आएगा 4 मीटर्स पर सेकेंड। कोई पूछा t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे कितना होगा, तो बताओ। v इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो 2 सेकेंड पे t का वैल्यू 2 पुट करो तो 4 इंटू 2 कितना आ गया? 8 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में? तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी इसमें अलग अलग है। तो ये दोनों क्या है? ये वेलोसिटी है 1 सेकंड पे, ये वेलोसिटी है 2 सेकंड पे। इसका मतलब कि ये दोनों वेलोसिटी कौन सा वेलोसिटी है? ये दोनों वेलोसिटी है इंस्टेंटेनियस। सिमिलरली आप बताओ साहब, नेक्स्ट क्या है बड़े भाई? एवरेज वेलोसिटी। बोलो साहब, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? जैसे वहां था वैसे ही यहां है। एवरेज वेलोसिटी वहां क्या था रे? एवरेज स्पीड क्या था? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। यहां क्या आएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। क्या आएगा बच्चा? बोल। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। यूनिट डायमेंशन तो बस वही रहेगा ना जो स्पीड का हैगा, क्योंकि डिस्टेंस भी लेंथ होता है और डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ होता है। तो लेंथ बाय टाइम मतलब क्या? LT-1। लेकिन इसको क्या लिखोगे? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। एरो बता रहा है कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है? वेक्टर है। ये भी 0, पॉजिटिव, नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन एवरेज स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होता है। मैं तुम्हें क्या कर रहा हूं? डिस्प्लेसमेंट चाहिए, याद रखना इसमें हर जगह जहां स्पीड में डिस्टेंस है वहां पे वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट है। ये बात जहन में तुम्हें याद होना चाहिए। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ओके, एक बढ़िया सवाल करता हूं। अगर ये सवाल का जवाब तुमसे आ गया तो पापा से कम 100 रुपये इनाम में जरूर लेना। बोला कि प्रीतम सर ने बोला है, देना होगा आपको। लेकिन अगर सही होगा तो, हाँ, ऐसे मत बोलना कि सर ने बोला है, मुझे बदनाम करोगे। कहानी ऐसी है कि एक बॉडी है जो सेमी सर्कुलर पाथ में जा रही है। ध्यान से सुनना, गौर से देखिए। ये बॉडी सेमी सर्कुलर पाथ में जा रही है, डिचिक 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 ऐसे। और इसमें क्या है ना, जाने का हर पॉइंट पे स्पीड सेम है, हर पॉइंट पे इसका स्पीड सेम है। द बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड डज नॉट मीन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म स्पीड कहता है कि फाइंड एवरेज वेलोसिटी। कुछ भी नहीं दिया, फाइंड एवरेज वेलोसिटी। सवाल सॉल्व करो, खुद से करो, स्क्रीन पॉज से करो। नहीं है तो मैं हूं ना। यह कोई बात मुझसे कहो, खामोश क्यों हो, जो भी कहना है कहो। चलो बच्चे देखो, क्या पूछा क्या हमसे? एवरेज वेलोसिटी। इसका मतलब है एवरेज वेलोसिटी चाहिए। ओके, क्या होता है एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम।
टोटल डिस्प्लेसमेंट। डन डन डन। बॉडी कैसे भाई, यहां से बॉडी जा रही है और यहां से ए से लेकर बी तक गई। सुनो 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 सुनो, कहां से कहां तक गई। मान लो कि रेडियस आर है, लेकिन रेडियस क्वेश्चन में दिया नहीं है, आंसर में रेडियस नहीं होगा, तो यहां से यहां गई है। ओके, जब बॉडी यहां से यहां को गई है तो बॉडी का नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, क्योंकि हमें मालूम है कि एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। हमें ट्रैवल करना, हमें डील करना है किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट से। हमें डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है। वैसे डिस्टेंस सबको पता है कि पाई आर होगा, लेकिन हाफ ऑफ पेरीमीटर पाई आर, लेकिन हमें डिस्टेंस नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। तो वो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, ए से लेकर बी तक दूरी कितनी, 2r। कौन सी दूरी, सबसे शॉर्टेस्ट दूरी, क्योंकि बॉडी गई है यहां से यहां, लेकिन सबसे नजदीक वाली दूरी, इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन करने वाली दूरी, तो ये डिस्टेंस नहीं, क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है, डायमीटर। यही है ना डायमीटर, क्योंकि यहां से यहां गई तो पहले यहां थी फिर यहां है, तो सबसे नजदीक वाली दूरी, सबसे डायरेक्ट लाइन जो ज्वाइन करे इनिशियल फाइनल को, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो क्या आएगा, डायमीटर। वो कितना है, 2r डिवाइड बाय टोटल टाइम। ओके, टोटल टाइम। मुन्ना बॉडी गई कैसे रे, ए से लेकर बी तक गई, तो वक्त इज इक्वल टू दूरी बाय रफ्तार। दूरी बाय रफ्तार, दूरी ए से बी तक कितना, पाई आर, बाय रफ्तार v। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि वो दूरी लेते हैं ए वी। अरे नहीं, ये दूरी थोड़े ना है, बॉडी ऐसे गई है, ये तो डिस्प्लेसमेंट है। तो गई कैसे बॉडी, ए से लेकर बी तक, ये ढिचकियां ऐसे, तो ये दूरी कितनी, पाई आर डिवाइड बाई टाइम। तो टाइम कौन सा, डिवाइड बाई स्पीड। वक्त इज इक्वल टू दूरी बाई रफ्तार, तो दूरी पाई आर डिवाइड बाई स्पीड जो भी उसका v है। तो दूरी, टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, टाइम 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 टाइम, पाई आर बाई v। समझा, ऐसा नटे में चले गए। अब तेरे को समझा कि मैंने क्वेश्चन में रेडियस क्यों नहीं दिया था, इसलिए नहीं दिया था क्योंकि देखो आर कैंसिल होगा। क्वेश्चन में रेडियस नहीं भी दिया था ना, तो भी आंसर में रेडियस नहीं आता, इसलिए नहीं दिया था। अगर रेडियस आता क्वेश्चन में तो क्वेश्चन में मेंशन होता कि रेडियस आर है। नहीं मेंशन किया तो कुछ भी ले सकते हो, लेकिन आंसर में वो लिखना नहीं है तुम्हें, उसको तुम्हें नेगलेक्ट करना ही पड़ेगा। अरे ये बात समझ में, बहुत सारे बच्चे करते हैं ऐसा, पता क्या करते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो बोलते हैं सर देखो ऐसे गया, हाँ तो बॉडी यहाँ से यहाँ गया सर, तो एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट, वो तो 2r हुआ सर। टोटल टाइम, वक्त इज इक्वल टू दूरी बाई रफ्तार, सर दूरी 2r डिवाइड बाई v, 2r कैंसल, आंसर v। बिल्कुल गलत। अरे टाइम कितना लगा, तो टाइम किसमें लग रहा है, बॉडी यहां से यहां गया तब कि बॉडी यहां से यहां गया तब, यहां से यहां गया तब, बॉडी ऐसे गया ही नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट है। बॉडी ऐसे नहीं गया, बॉडी ऐसे गया है, तो ये वाला डिस्टेंस लोगे ना, वक्त इज इक्वल टू दूरी, सही जाए ना, वक्त इज इक्वल टू दूरी बाई रफ्तार। तो दूरी कौन सी, वो दूरी जिसमें एक्चुअली पाथ कवर्ड की है बॉडी, वो कितना है, पाई आर है, थोड़ा ना 2r है यार, इसलिए पाई आर बाई वी। बोल चंपक, आर ने आर को कैंसिल कर दिया, क्या बचा, v ऊपर जाएगा, इस तरह से v एवरेज इज इक्वल टू 2v बाई पाई मीटर पर सेकेंड। और ये बहुत ही शानदार सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से बोलना, डाउट में बिल्कुल पूछ लेना, जो भी जिस ग्रुप में हो, व्हाट्सएप ग्रुप में। लेकिन मुझे समझ लगता है कि मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, ये बताने की कि यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है। हाँ, ये अगर पूछा कि फाइंड द एवरेज स्पीड, वो तो वही आने वाली है, फिर एवरेज स्पीड v आने वाली है, क्योंकि हर पॉइंट पे मोशन सेम है, हर पॉइंट पे स्पीड सेम है। अगर हर पॉइंट पे स्पीड सेम तो एवरेज स्पीड भी सेम, लेकिन अगर हर पॉइंट पे स्पीड सेम तो एवरेज वेलोसिटी सेम, ऐसा होना जरूरी नहीं है। चलो बोलो, समझा क्या? बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बाकी कल के लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।